एक्सरसाइज ऑन पार्ट फर्स्ट सेक्शन है ग्रेविटेशन की शीट में ना। A1 क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टिकल 2 kg 5 kg r सेपरेशन पर हैं और म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन पता लगाना है अपने को। तो ये M1 है, जैसे ये M2 है, तो अगर मान लो अपने को एक्सेलरेशन ऑफ M2 पता लगाना है तो कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन मास ऑफ M2। अब फोर्स क्या लगेगा, Gm1 M2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन M2। M2 कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, Gm1 अपॉन r स्क्वायर। फिर A2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल सेम रेडियस टचिंग ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। इफेक्टिवली हम इन दोनों को यहाँ सेंटर C1 और C2 पर रख सकते हैं, और दोनों की रेडियस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, और डेंसिटी रो है अगर इसकी, तो हमें इसके बीच लगने वाला फोर्स पता लगाना है। अब दोनों की डेंसिटी भी सेम और रेडियस भी सेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो मास है वो भी सेम आ जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया, Gm1 M2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू हो गई, जहां मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। A3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, हमें पता लगाना है कि अगर इसे रिलीज किया है P वाले पॉइंट से, तो हमें पता लगाना है कि एंड एक्टेड ओनली बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगाना है। तो यहाँ एक मास दिया हुआ है अपने को, M1 नाम लिख देते हैं, और यहाँ एक मास दिया हुआ है, इसे M2 मास नाम लिख देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में ग्रेविटेशन वाले में जो मास दिए होंगे, केवल उन्हीं के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, अर्थ वगैरह को शामिल हमें नहीं कर रहे होंगे। और ये मास जो M2 है उसको भी M के बराबर, M1 के बराबर, और इसको M2 बोल देता हूं। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ये डिस्टेंस कितनी रखी अपने को 8 सेंटीमीटर, और ये वाली 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। मीटर में लिखेंगे तो कितनी जाएगी 0.1 मीटर। तो इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स F इस पर ऐसे लग रहा है और F इस पर ऐसे लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, तो बताओ नेट फोर्स जो है इस पर वो कितना हो गया, वो हो गया 2F cos थीटा, और इसमें 2F cos थीटा में वैल्यू डाल दो, F क्या हो जाएगा, F इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो Gm1 M2 अपॉन r स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, और cos थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना 6/10। ये आ गया अपने पास इस पर लगने वाला नेट फोर्स। अब नेट फोर्स आ गया और एक्सेलरेशन पता लगाना है अगर अपने को, तो इसको अपन M2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 वाले का एक्सेलरेशन हमको पता लगाना है। ये है A3 क्वेश्चन। सेक्शन बी में B1 में द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इन अ रीजन, तो V की वैल्यू दे रखी है, और फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो डेल V बाई डेल एक्स कितना हो गया यहाँ पे 20, और डेल V बाई डेल वाई कितना हो गया 40। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप, तो कितना हो गया -20 आई कैप और -40 जे कैप। ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हुई। और हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अपने को, तो जैसे F बराबर QE करते हैं वैसे F बराबर यहाँ M इंटू EG वेक्टर कर देंगे, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी अपन बता सकते हैं। और इसमें कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ी 2,4 की। मान लो यहाँ कुछ x स्क्वायर और y स्क्वायर टाइप का होता, फिर डिफरेंशिएशन में यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता, तो फिर उसमें x और y कोऑर्डिनेट की जरूरत हमको पड़ती। लेकिन इसमें फंक्शन जिस तरह का था तो x और y कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। यह है B1। और इसके बाद B2 वाले क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, मीन डेंसिटी दे रखी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस पूछा है अपन से। तो सॉलिड स्फीयर हो गया ये, और सॉलिड स्फीयर के सरफेस ऑफ पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Gm/r। और मास की वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r। ये वैल्यूज डाल देंगे अपन, तो इससे अपने को सरफेस का पोटेंशियल पता लग जाएगा। सेक्शन सी में पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ h बराबर 2r वाली पोजीशन से बॉडी को रिलीज कर दिया, और जब ये अर्थ की सरफेस पर पहुंचेगा तब हमें ये पता लगाना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या किस चीज का यूज करें इसमें अपन, एनर्जी कंजर्वेशन का। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी जाएगी 3r, और सरफेस वाले पॉइंट को B नाम दें, तो A और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो KA प्लस UA बराबर KB प्लस UB। तो A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी 0, और A पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी M इंटू माइनस GM/3r, और B पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ M इंटू VB स्क्वायर, और B पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी M इंटू माइनस GM
और सरफेस की सेंटर से डिस्टेंस यानी r। तो इसको सोल्व करने पर आपको VB की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है C1 और इसके बाद C2 वाले क्वेश्चन में क्या है, दो मास है MA और MB और दोनों फिक्स है अपनी पोजीशन पर, और एक तीसरा मास जो है वो यहाँ पर है MS और सिमेट्रिकली बीचों बीच में है, तो ये डिस्टेंस भी d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2, और हम चाहते हैं कि इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दें, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि ये इनफाइनाइट तक चला जाए, यहाँ से इनफाइनाइट तक। तो वापिस क्या करें, यहाँ से और इनफाइनाइट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल हाफ m और इंटू v स्क्वायर, और v इनिशियल का स्क्वायर, और u इनिशियल जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m का नाम ms लिख देते हैं, इसका नाम है ms, तो मास और इंटू ma और mb के कारण पोटेंशियल, वो कितना हो गया gma बाई स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई d/2 और माइनस gmb बाई d/2। ये तो क्या k इनिशियल u इनिशियल, और k फाइनल की वैल्यू क्या बनेगी 0, क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, और u फाइनल कितना 0। तो इससे हम ये v की जो वैल्यू है वो पता लगा सकते हैं। ये C2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के सेक्शन ए में A1 में पहला क्वेश्चन क्या है, 3 पार्टिकल है, सभी का मास m है और सर्कल में चक्कर काट रहे हैं। तो जैसे इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी v, और सिमेट्रिकल हैं, और अब कोई पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है तो उसको नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है वो mv²/r मिल रहा होगा ना। तो mv²/r की रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरी होगी, रिक्वायरमेंट है mv²/r की, और वो रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी होगी कि इसने इस पर फोर्स लगाया F, इसने इस पर फोर्स लगाया F, ये एंगल 30, ये भी 30, तो इधर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना लगा F cos 30 प्लस F cos 30, यानी कितना 2F cos 30। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मास के बीच की सेपरेशन a है, तो उससे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं कि मान लो कि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये r है, अभी पूरा a है, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ये वाला, ये कितना हो जाएगा a/2। तो cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी a/2 अपॉन r, तो a/2 अपॉन r। ये cos 30 की वैल्यू हो गई, और cos 30 की जगह √3/2 डाल दिया, तो यहाँ से अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गई। तो r की जगह यहाँ से अपन a/√3 डाल सकते हैं, r की जगह यहाँ से a/√3, और फोर्स F की जगह कितना डाल सकते हैं, इन दो मास के बीच लगने वाला फोर्स यानी gm1m2 अपॉन r²। यह है A1। इसके बाद A2 वाला क्वेश्चन देखें। A2 वाले क्वेश्चन में क्या है, दो मास अलग अलग हाइट पर हैं और हमें नेट टॉर्क की बात करनी है इस वाले केस में। तो नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से दोनों तरफ से जो डिस्टेंस है ये वाली, ये तो L/2 और ये भी L/2 है, दोनों डिस्टेंस सेम है, और इसके अबाउट टॉर्क निकालना है अपने को, इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इसको कितना है m, और ये वाली हाइट H1 वाली साइड पर G1 लग रहा है अगर, तो mg1, और इधर की तरफ भी मास m ही है, तो m इंटू G2। तो जो टॉर्क की वैल्यू बनी यहाँ पर वो कितनी बनी, टॉर्क की वैल्यू लिखना चाहें तो टो बराबर इसके अबाउट m इंटू G1 इंटू L/2 और माइनस m इंटू G2 इंटू L/2। तो इसमें से G1 और G2 की जगह क्या डाल सकते हैं, G का फॉर्मूला हाइट के साथ किस तरह से बदल रहा होता है, G8 हाइट h बराबर G8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h/r, तो डाल दें तो m इंटू L/2, और यहाँ लिखता हूँ मैं क्या वैल्यू डालने वाले अपन, G8 हाइट h इस वाले केस के लिए G8 हाइट h बराबर G8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो इसकी मदद से यहाँ पर G1 की जगह क्या डाल सकते हैं, G1 की जगह G8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h1/r, तो यहाँ G1 की जगह डाल दिया G8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h1/r, और ऐसे ही G2 की जगह क्या डाल सकते हैं यहाँ से G8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h2 अपॉन r। तो इस तरह से ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो अलग अलग टॉर्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ और यहाँ G की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि हाइट अलग अलग दे रखी है दोनों की, इस कारण से टॉर्क की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ गई। इसे ही A3 क्वेश्चन की बात करें अपन, तो A3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, इसमें दिया हुआ है A3 में कि 3 मासेज हैं, अब इन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है अपने को। तो ये वाला जो मास है इस पर फोर्स लगा इधर की तरफ से F1, और इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो F2, और डिस्टेंस वगैरह दे रखी √3d और d, तो उसके कंपोनेंट निकालें अगर आप इधर और इधर और इधर, तो देखेंगे आप कि ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और नेट जो फोर्स है वो इधर की तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस अलग है तो मास भी अलग है, तो इस कारण से F1 F2 का ये कंपोनेंट कैंसिल होकर नेट फोर्स इधर आ जाएगा। ये है A3।
पार्ट 2 के सेक्शन बी में B1 वाले क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में मैं फोर्स का जो रेशियो पता लगाना है F1 अपॉन F2 ए वाले ऑप्शन में, वो कहाँ के लिए पता लगाना है, वो हमें पता लगाना है इनसाइड वाली पोजीशन के लिए। अब इनसाइड वाली पोजीशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आंसर जो हमें याद है वो है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, पर एप्सिलॉन 0 को के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और के को फिर जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो उससे के से जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमको क्या है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में इंटरेस्ट है, तो वो तो आर के प्रोपोर्शनल है, वो के का जी में बन भी जाएगा तो भी प्रोपोर्शनलिटी तो उसकी आर वाली ही बनी रहेगी। तो हमने कन्वर्ट तो नहीं किया, सीधा ही इस बात का फायदा उठा लिया कि अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल आने वाला है, तो F1 अपॉन F2 को अपन क्या बोल सकते हैं, R1 अपॉन R2, क्योंकि बाकी टर्म जो कांस्टेंट है वो दोनों ही केस के लिए एक जैसी ही आ रही होगी। और फिर इसी के बी वाले ऑप्शन में हमें कहाँ के लिए बताना है, बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर है, GM अपॉन R स्क्वायर। तो आउटसाइड वाले केस के लिए फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो F1 बाई F2 किसके बराबर हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के। तो ये है B1 वाला क्वेश्चन। अब B2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो B2 वाले क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है E बराबर माइनस के बाई आर। अब E बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, और इधर रखा है के बाई आर, तो डी वी बराबर क्या हो गया, के बाई आर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन कर दें तो लिमिट में क्या दिया हुआ है, देखो अपने को कि इफ द रेफरेंस पॉइंट इज एट डिस्टेंस डी वेयर पोटेंशियल इज वी, तो डी वाली डिस्टेंस पर पोटेंशियल वी है, तो हमें पता लगाना है देन रिलेशन फॉर द पोटेंशियल, तो जनरल आर पर पोटेंशियल वी की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दें अपन यहाँ से, तो इंटीग्रेशन करके क्या बन जाएगा, ये हो गया डी वी का इंटीग्रेशन वी अपर लोअर लिमिट वी माइनस वी आई के बाहर आ गया डी आई बार आर, तो यहाँ से बन गया एल एन आर अपॉन डी इनिशियल, तो ये बन गया v की वैल्यू। इसके बाद B3 वाला क्वेश्चन देखें, B3 वाले क्वेश्चन में रिंग वाला सवाल है, तो रिंग के लिए तो हमें सीधा आंसर याद है, क्या बनता है रिंग वाले के लिए आंसर, यहाँ पे इधर की तरफ क्या फोर्स बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे होता है 2 के लेमडा बाय आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2g लेमडा बाय आर। तो डायरेक्शन में अब इसमें क्या है कि लेमडा की जगह मास के टर्म में वैल्यू लिखनी है तो वो कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और एल जो है वो अपने को ये पूरी लेंथ दे रखी है, तो एल की जगह तो क्या डाल सकते हो आप, 2 पाई आर, तो आर बराबर यहाँ पे एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो ये तो आर की जगह हो गया। और लेमडा की जगह डाल सकते हैं, इसका मास कितना दिया हुआ है अपने को, तो अगर इसका मास एम है तो कितने पार्ट का मास एम है, 2 पाई आर का, तो 2 पाई आर का मास एम है, तो लेमडा की वैल्यू पता लग गई। इस तरह से अपन इसको एल के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। B3 के बाद B4 वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें से दिया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर इन पोजीशन पे रखे हैं, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता लगाना है अपने को, किस पोजीशन पर, ओरिजिन वाली पोजीशन पर। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है अगर अपने को इसमें, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर। आर में क्या क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ए के 1/1, ए के 1/2, ए के 1/4 और ए के 1/8। तो इसका समेशन कर लेंगे तो टोटल मिला करके अपने को कहाँ तक है, एंड सो ऑन यानी आगे इन्फाइनाइट तक। तो ये जीपी बन गई, और जीपी बन गई इन्फाइनाइट जीपी, तो उसका समेशन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये बन गया 1/2, ऊपर जाकर क्या बन गया माइनस 2gm। और इसके बाद B5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, स्फीयर दिए हुए हैं, स्फेरिकल शेल, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, और मास दे रखे हैं इसके m1 और m2, और डिस्टेंसेस दे रखी है R1 P और Q डिस्टेंस का नाम दे रखा है, और OC वाली डिस्टेंस का नाम क्या दे रखा है, R। तो फिर हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पार्टिकल ऑफ मास एम, मास एम का पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस किस पोजीशन पर, सबसे पहले ए वाली पोजीशन पर, तो हो जाएगा एम इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो ये जो ए वाला पॉइंट है ना वो कहाँ पर है, वो बाहर है, ए वाला पॉइंट बाहर है, तो उस पर लगने वाला फोर्स किस किस कारण लगेगा, सभी कारण लग रहा होगा, तो सभी कारण लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, और एक 2 शेल हैं तो GM1, और दोनों उठ के कहाँ चले जाएंगी, सेंटर पे, तो GM1 प्लस M2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या किया अपन ने, जो पॉइंट था ये वाला, ये शेल था और ये शेल था, और ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ए वाला बाहर, तो ये भी उठ करके सेंटर पे आ जाएगा M1 वाला, और ये भी उठ करके सेंटर पे आ जाएगा M2 वाला, तो टोटल मिलाकर GM1 प्लस M2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस का नाम, आर का नाम क्या है,
पी, तो आर की जगह क्या डाल दिया अपन ने पी। और बी वाली पोजीशन की बात करें तो बी वाली पोजीशन ये वाली है, तो यहाँ इसके कारण तो नहीं आएगा, केवल इसी कारण आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा GM1 अपॉन, और डिस्टेंस का नाम क्या है इस बार, क्यू स्क्वायर। और फिर यहाँ वाले पॉइंट पर तो यहाँ इन दोनों कारण जीरो होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वाले पॉइंट पर फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये था B5। इस B6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का हेमिस्फीयर है और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पी पर बतानी है इन 4 पॉसिबल ऑप्शन में से। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो अपन क्या करें कि हिट एंड ट्रायल से चेक करते आते हैं। यानी हम मान लेंगे माना कि ये वैल्यू है और फिर उसको चेक कर लेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो जैसे सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना कि पी ए वाली डायरेक्शन जो है वो है, तो जैसे ये हेमिस्फीयर है ये और ये पी वाली पोजीशन है, मान लिया अपन ने कि ये वाली डायरेक्शन पी ए वाली डायरेक्शन इसका आंसर है। तो अगर मैं ऐसी की ऐसी एक और मिरर इमेज बनाऊं यहाँ पर होलो स्फीयर की, तो ये इस होलो स्फीयर की ये मिरर इमेज है, तो बताओ इस होलो स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी वाली डायरेक्शन में, और इसी वाली डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का मिलाकर नेट किधर की तरफ बन जाएगा, इधर की तरफ ही। जबकि बताओ जब ये पूरा होलो स्फीयर बन गया तो होलो स्फीयर के अंदर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आना चाहिए, 0, लेकिन इसमें तो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी ए वाली डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे बताया अपन ने, माना कि पी ए वाली डायरेक्शन है इस नीचे वाले स्फीयर के कारण, तो ऊपर भी एक होलो स्फीयर हमने मान लिया, क्योंकि ये होलो स्फीयर इसका मिरर इमेज है, तो ये इसका मिरर इमेज है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसका मिरर इमेज बनेगा, किसका, इसका। तो इसका मिरर इमेज तो ये वाला बन जाएगा, तो इन दोनों का मिलाकर जो नेट बना पी ए वाली डायरेक्शन का मिरर इमेज यही वाला बन जाएगा, तो इन दोनों का मिलाकर जो नेट बना वो इधर की तरफ बन गया। ऐसे ही अब पीबी वाला लेकर चेक कर लेते हैं। तो पीबी वाला लेकर चेक करें तो अगर पीबी वाली डायरेक्शन को सही माने अगर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो इसी कारण नीचे की तरफ है, तो इसी कारण चूंकि मास अट्रैक्ट करता है इस कारण से नीचे की तरफ वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, क्योंकि ऊपर की तरफ देते तो आप ऐसे रिजेक्ट कर देते उसको कि मास वाला केस है, इसलिए रिपल्शन तो होगा नहीं। तो माना इसके कारण डायरेक्शन ये वाली है नीचे वाले कारण, तो बताओ ऊपर वाले कारण कैसी आएगी, इसका मिरर इमेज ये है, तो फिर डायरेक्शन इसकी मिरर इमेज वाली ये बन जाएगी। तो अब इन दोनों का मिलाकर नेट किधर आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नेट जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बताओ क्या वो 0 हो पाया, नहीं हो पाया। इसका मतलब पीबी वाला भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने कैसे बताया, पीबी अगर ये वाला है तो इसका मिरर इमेज ये वाला है, तो नेट जो बना वो इधर की तरफ बन गया। अब मान लो अपन पीसी वाला एज्यूम करके चलते हैं, तो पीसी वाला एज्यूम करके चलें कि यानी मान लिया इस नीचे वाले कारण डायरेक्शन इधर की तरफ है पीसी वाली, तो इस वाले कारण किधर बनेगी, ऊपर, और फिर इन दोनों का मिलाकर नेट कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों का मिलाकर नेट 0 हो जाएगा, यानी पीसी वाली डायरेक्शन ये, तो इसकी मिरर इमेज के कारण डायरेक्शन ये, तो दोनों का मिलाकर नेट जो बना वो कैसा बन गया, 0। और होलो स्फीयर के कारण नेट कितना आता है, 0। इसलिए ये पीसी वाली डायरेक्शन पॉसिबल हो गई। तो इसका मतलब इस जनरल पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ आ गई। ये हमने जनरल पॉइंट लिया है। और डी वाला और चेक कर लो, डी वाले में पॉसिबल है क्या, तो डी वाला ऐसे नीचे वाले कारण मिरर इमेज ऐसे, इन दोनों का मिलाकर नेट इधर की तरफ आ जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा वाला पॉसिबल बना, पी सी वाला। तो पी सी वाला पॉसिबल है, तो ये पी और नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन। अच्छा, अपन ने पॉइंट पर्टिकुलर लिया था क्या कि भाई ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, नहीं, जनरल पॉइंट लिया था, बस इसकी सरफेस पर लिया था। तो जनरल पॉइंट लिया था, तो यहाँ वाले पॉइंट पर किधर की तरफ डायरेक्शन होगी, वही नीचे की तरफ, यहाँ वाले पॉइंट पर ऐसे नीचे की तरफ। तो इन सभी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ई जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे अगर नीचे की तरफ है तो यूं चलेंगे अगर अपन ऐसे, तो बताओ यहां से जाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, सेम। तो मान लो यहां पर ये जो पॉइंट पी है इसका नाम मैं दे दूं ऐसे ही ए, और इस वाले का नाम दे दूं बी, और इस वाले का नाम दे दूं सी, इस वाले का नाम दे दूं डी। तो बताओ इन सब पॉइंट ए बी सी डी के पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा, तो ए बी सी डी इन सब के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो हमने क्या तरीका अपनाया, हमने तरीका अपनाया, माना कि इसी कारण ये डायरेक्शन है, इसके कारण ये वाली डायरेक्शन है, तो उसके मिरर इमेज के कारण डायरेक्शन उसी का मिरर इमेज बन जाएगा। फिर उन दोनों का मिलाकर नेट देखा, होलो स्फीयर के लिए अगर वो नेट 0 आ रहा है पूरा बनने के बाद, तो इसका मतलब उसकी हेमीस्फीयर की वो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह तो हमने डायरेक्शन पता लगाई, और फिर उसके बाद हमने एक और सवाल किया एक्स्ट्रा। इसमें तो हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पूछी थी कि डायरेक्शन किधर होगी। एक नया सवाल ये कि मान लो यहाँ कुछ पॉइंट दे देता है ए बी सी डी ई, तो इनके पोटेंशियल में रिलेशन बता सकते हैं क्या,
इसी प्लेन वाले सारे पॉइंट हैं। तो इसी प्लेन वाले सारे पॉइंट हैं, तो जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं अपन, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सेक्शन सी में 2 balls A and B are thrown vertically apart from the same location on the surface of the earth with the velocity। और हमसे पूछा क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो पता लगाना है तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें। तो के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल और यू फाइनल। तो मान लो मैक्सिमम हाइट जो है वो h के बराबर है, तो के इनिशियल हाफ m इंटू वी स्क्वायर और सरफेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी m इंटू माइनस जी एम बाई आर, और के फाइनल जिस हाइट तक जाएंगे मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी m इंटू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब देखो क्वेश्चन में 2 तरह की वेलोसिटी दे रखी है, तो एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 हाइट आ जाएंगी, एक बार h1 और एक बार h2, तो उससे अपने को h1 बाई h2 का रेशियो पता लग जाएगा। यह है C1। और फिर इसके बाद C2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस बार जो डिस्टेंस है ना आर नोट, वो कहां से है, अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सेंटर से आर नोट डिस्टेंस से क्या किया है अपन ने इस C2 वाले क्वेश्चन में ना, रेडियस आर द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पर जब पहुंचेगा तो आर नोट तो पूरी डिस्टेंस थी और आर ये वाली डिस्टेंस है, तो फिर ये जो हाइट है एच वो किसके बराबर हो गई, ये हो गई आर नोट माइनस आर। तो यहाँ ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो के ए प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू बी, और ए वाली पोजीशन से हमने रिलीज किया है काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई माइनस जी एम बाई सेंटर से डिस्टेंस, वो कितनी है आर नोट बराबर बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। हमें क्या पता लगाना है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट रीच ऑन द सरफेस। तो वी बी हमको पता लगाना है, तो हाफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर, इसमें वी बी की वैल्यू पता लगानी है, और पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू और कहाँ का, यहाँ सरफेस का। तो इसकी रेडियस कितनी रखी है अपने को आर, तो माइनस जी एम बाय आर। तो इसमें हमें इस एच की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे आर और आर नोट से काम चल गया, तो इससे हमें भी पता लग जाएगा क्या वी बी की वैल्यू। यह है C2। C3 क्वेश्चन में हमें पूछा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जो पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जब 2 चार्ज थे ना तो अपने ग्राफ बनाया था ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से, मास होते ही एक माइनस का साइन हो रहा है, तो वही ग्राफ ऊपर की जगह नीचे की तरफ बन जाएगा ना। 2 चार्ज वाले केस में अपन ने यहाँ चार्ज रखे थे तो इस तरह से पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था, ये चार्ज वाले केस के लिए था, मास वाले केस में वो ऐसे रिवर्स हो गया। और फिर U बराबर लिखे m इंटू वी, तो जो V जिस तरह से V का वेरिएशन होगा वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन का हमने इस तरह से वैल्यू बता दिया। और फिर C4 वाले ग्राफ में C4 वाले क्वेश्चन में देखो 3 इक्वल मास है M, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है उस पर रखे हुए हैं, और चौथा जो चार्ज पार्टिकल है उसको कहाँ पे रखा अपन ने पहले वाले केस में, सेंटर पे यहाँ पर। तो चौथा मास जो है वो अपन ने यहाँ पे रखा, तो इसमें नेट फोर्स पता लगाना है, तो सब तरफ से इक्वल इक्वल फोर्स लगेंगे, तो सिमेट्री से बता देंगे वो 0 हो जाएगा। यह है पहला वाला केस जिसमें वैल्यू 0 हो गई। फिर इसका सेकंड वाला केस में क्या है, सेकंड वाले केस में कहाँ पे रखा अपन ने, एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यहाँ रखा जैसे, अब यहाँ रखा तो इस वाले मास के कारण अट्रैक्शन, इस वाले मास कारण अट्रैक्शन, तो कैंसिल ही हो गया, और ये वाले कारण जो है ये अट्रैक्शन, तो यही वाला फोर्स नेट बचा रह गया, एफ और एफ में ये तो कैंसिल हो गए, और ये वाला नेट बचा रह गया। और ये वाला एफ निकालना है अगर अपने को, तो वो कैसे बता सकते हैं अपन, ये डिस्टेंस ए और ए पता है, और यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पूरा एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30, और ये एंगल कितना 90, तो ये वाला एंगल कितना 60, और परपेंडिकुलर डाला तो कितना a/2, तो यहां से अपन ये डिस्टेंस r निकाल सकते हैं। अब ये r पता लग जाएगा तो f पता लग जाएगा अपने को फोर्स। और इसका आखिरी पार्ट C पार्ट क्या है कि 3 पार्टिकल जो ये ट्राइंगल की साइड A पर है ये 2A साइड पर जाए तो वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम कितना होगा। तो वर्क डन की बात करें अगर अपन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बोलते हैं। अब यहाँ वर्क डन की जो वैल्यू हमें पता लगानी है, ऑन द सिस्टम पता लगाना है, तो ऑन द सिस्टम वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, छोड़ देंगे तो पास आ रहे होंगे, हमें इसे ए से और 2A साइड पर लेके जाना है। तो ए से अगर 2A साइड पर लेकर के जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब मान लो रिक्वायर्ड वर्क डन पूछा है तो डेल्टा के की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। अब डेल्टा यू लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एम इंटू डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल में 3 मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कैसे लिखते हैं अपन, 3 मास अगर एक दूसरे से r सेपरेशन पर हो तो u जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा u12, u टोटल लिख रहे हैं अपन, तो u12 प्लस u13
प्लस U23 और वैल्यू मिलाकर कितना हो जाएगा Gm1m2 अपॉन आर, यानी कितना A, और ऐसे टोटल मिलाकर कितने जने हैं 3, ये टोटल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब U फाइनल लिखेंगे तो कितना बनेगा Gm² इंटू 3 और अपॉन U फाइनल में कितनी साइड पर है 2A और U इनिशियल में कितनी साइड पर है A, तो Gm² इंटू 3 इंटू A। तो ये क्या हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हुआ है ना, यानी सिस्टम पर वर्क डन हुआ ऑन द सिस्टम। तो कितना आ गया, इसमें से कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लो, कितना कॉमन हो जाएगा -3 Gm² बाई A, ये कॉमन हो गया -3 Gm² बाई A, ये कॉमन हो गया। और एक्स्ट्रा कितना बच रहेगा यहाँ से 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ से कितना बच गया 3m² बाई A -1, तो ये बच गया हाफ, तो ये बच गया 3 Gm² बाई 2A, 3 Gm² बाय 2A, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। सैटेलाइट जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं और अपने कोर्स में 2 तरह के सैटेलाइट हैं, एक स्पाई सैटेलाइट और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह वो होते हैं जिनका काम जासूसी करने का है, जो अर्थ से सिग्नल भेजते रहते हैं और अर्थ पर सिग्नल भेजते रहते हैं अलग अलग। और जैसे मान लो ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर या सरफेस से कुछ डिस्टेंस हाइट पर अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो वेलोसिटी तो अभी हमने लिखी थी इसकी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, यह है √Gm/r, आर रेडियस में अगर उसको चक्कर काटना है तो √Gm/r। ये जो सैटेलाइट होते हैं ये काफ़ी छोटी साइज में होते हैं, मुश्किल से मान लो कि कमरे की साइज का 2 गुना 3 गुना, बस इस साइज के। ये छोटी ही साइज है 2 गुना 3 गुना, क्योंकि अगर आप प्लेन देखें तो एरोप्लेन थोड़ी सी ऊपर जब जाता है तो ये में बहुत छोटा नजर आ रहा होता है। तो ये जो सैटेलाइट, इससे काम जासूसी करने का मतलब ये ना दिखे पर ये लोगों को देखता रहे, वहां से फोटो खींच के भेजता रहे। तो ये अर्थ की सरफेस से बहुत दूर नहीं होते, अर्थ की सरफेस से इनकी हाइट जो है वो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में होती है, यानी ये 15-20 किलोमीटर के ऊपर ही उड़ रहे होते हैं, तो हमें दिखेंगे भी नहीं, इतनी कम ऊंचाई पर उड़ेंगे तो हमें दिखेंगे भी नहीं, और फोटो ले लेकर के बस ये भेजते रहते हैं, यही इनका काम होता है। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे इसमें लगे हुए होते हैं। तो जब ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है जिस वेलोसिटी से v बराबर √Gm/r, टाइम पीरियड लिखना चाहें अगर अपन इसमें तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने 4π² G M × स्मॉल r³। अब जो ये r है स्मॉल r, उसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, तो चूंकि हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस के मुकाबले बहुत ही कम है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर और हाइट 15 से 20 किलोमीटर, तो ये जो r है इसको अपन कैलकुलेशन के लिए अर्थ की रेडियस के बराबर ही ले सकते हैं। तो r को हम अर्थ की रेडियस के बराबर ले लें तो कितना हो गया, ये हो गया 4π² G M × r³। ये आंसर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये वैल्यू जो हमने निकाली थी वो अर्थ में ऐसे केविटी करी थी अपन ने इस तरह से, और केविटी करके और एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, तो टाइम पीरियड जो है वो निकाला था अपन ने आने जाने का, और उसमें यही फंक्शन आया था 4π² G M × r³। तो इससे जो टी की वैल्यू बनेगी वो टी की वैल्यू बनेगी लगभग 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। यानी ये वो सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस के बहुत ही नजदीक जो चक्कर काट रहे हैं, वो सैटेलाइट 2 घंटे से भी कम समय में, 2 घंटे 120 मिनट करीब होते हैं, तो 2 घंटे से भी कम समय में ये सैटेलाइट एक चक्कर पूरा काट लेता है। एक सैटेलाइट 2 घंटे से भी कम टाइम यानी 84.6 मिनट में। ये कैलकुलेशन करने के दौरान हमने आर को R के बराबर लिखा है, हालांकि स्मॉल r R से हल्का सा बड़ा है, इसलिए टाइम इससे हल्का सा बड़ा आ जाएगा, यानी 85-86 मिनट करीब आ जाएगा। एक बार ऑब्जेक्टिव में आईआईटी में सवाल भी पूछा कि एक सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस से फ्यू 100 किलोमीटर उड़ रहा है, कुछ 100 किलोमीटर ऊपर। अब कुछ 100 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तो 20 की जगह अगर 100 हो भी गया तो टाइम जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। देखो T² किसके प्रोपोर्शनल है r³ के, तो r थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा मतलब 6400 किलोमीटर तो पहले से था 6400, अब 6400 में 20 पहले से जुड़ा था, अब 6420 की जगह 6420 की जगह 6500 अगर हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, तो 90 मिनट तक चला जाएगा। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे अलग अलग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं थी, ऐसे ऑप्शन दिए थे कि फिर उसको टाइम पूरा करने में कितना चक्कर लगेगा, 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड 4 आवर, इस तरह से टाइम दिया था। तो उसमें से चूंकि 2 घंटे एकदम नजदीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया तो थोड़ा सा टाइम बढ़ करके 2 आवर के बराबर आ जाएगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करानी थी उनको, इसलिए उन्होंने लिखा फ्यू 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो
ये हमने सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाला, इसमें हमें आर की वैल्यू पता थी तो इससे अपन को टी की वैल्यू पता लग गई। अच्छा, अभी जो सैटेलाइट है वो कहाँ तक देख सकता है, देख सकता है मतलब जैसे हम हमारी आंखों से कहाँ तक देख सकते हैं, जहां तक की लाइट हमारी आंखों में आकर गिर रही है। ऐसे ही एक कैमरा से हम कहाँ तक देख सकते हैं, जहां तक की कैमरा की लाइट उस पर आकर के गिर रही होगी। अब कैमरा एट ए टाइम एक ही जगह फोकस करेगा फोकस करने में तो, लेकिन उस फोकस को हम कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, तो यहां से हमने टेंजेंट खींची तो एक सैटेलाइट से हम यहां तक फोकस कर सकते हैं। अर्थ का इतना पोर्शन जो है वो एक सैटेलाइट से कवर किया जा सकता है। तो ये पूरा एक साथ जो है उस पूरे का फोटो नहीं खींच रहे, क्योंकि इतने बड़े का फोटो खींचेंगे तो जो है पूरे में से फिर छोटी छोटी चीजें तो बहुत दिखाई नहीं देंगी। तो फोकस तो किसी एक पर्टिकुलर जगह कर लेते हैं, लेकिन कहाँ करना है फोकस वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एक सैटेलाइट से कहाँ तक देखा जा सकता है, फोकस करने की बात नहीं चल रही है, कहाँ तक देखा जा सकता है इसकी बात चल रही है। तो एक सैटेलाइट से जहां तक हम देख सकते हैं उसके लिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी। ये ट्राइंगल देखो, ये मैंने टेंजेंट खींची है, ये एंगल 90 है, ये आर है, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर दैट इज आर प्लस एच है। तो हमें दो डिस्टेंस पता है, एक ये वाली और एक ये वाली। 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस हो गया स्मॉल आर, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने अगर अपने यहां से तो क्या बन जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर दैट इज कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच। इससे जो थीटा आएगा, अब देखो एच जो है ना वो आर से बहुत ही छोटा है, तो इसको कैलकुलेशन के लिए लगभग 1 के बराबर ले सकते हैं। 1 से हालांकि थोड़ा सा छोटा आएगा, तो इससे जो थीटा की वैल्यू बनेगी वो लगभग कितनी बनी, 90 डिग्री। 90 नहीं बनी लेकिन 90 से थोड़ा छोटा, 89 डिग्री बोल सकते हो आप। ये थीटा केवल एक साइड का थीटा है, फिर इधर का भी थीटा है। तो एक सैटेलाइट से हम 2 थीटा तक देख सकते हैं। अब एक सैटेलाइट से 2 थीटा तक देख सकते हैं, यानी लगभग 180 डिग्री जो है वो कवर हो रहा है। अब लगभग 180 डिग्री कवर हो रहा है। तो एक सवाल कभी ऐसा पूछा गया कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्पाई सैटेलाइट की जरूरत होगी ताकि पूरी अर्थ कवर हो जाए। तो पूरी अर्थ कवर हो जाए यानी पूरा अर्थ का हिस्सा देख सके। तो बताओ आप कि एक सैटेलाइट से अगर लगभग 180 डिग्री देख सकते हैं, 90 तो एक साइड का है, ये थीटा तो, लेकिन एग्जैक्टली 90 नहीं है, 90 से थोड़ा कम। तो एक सैटेलाइट से लगभग 180 डिग्री देख सकते हैं, तो मिनिमम कितने सैटेलाइट से काम चला सकते हैं। तो मिनिमम जो है उसका आंसर कितना बना, 2 या 3। तो आंसर है 3, क्योंकि 2 में पूरी अर्थ नहीं कवर होगी, पूरा 360 नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा रह गया। हम पूरा अर्थ कवर करने की बात चल रहे हैं, इसलिए 3 मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट चाहिए। हालांकि फोकस चूंकि एक बार में एक ही जगह कर सकते हैं, इस कारण से स्पाई सैटेलाइट बहुत सारे भेजे जाते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट पहले से बेच के रखता है, और वो क्या करता है, नजर बना के रखता है कि वो अर्थ की सरफेस पे हर जगह अलग अलग जगह रेंडमली फोटो खींचता रहेगा। अब फोटो खींचता रहेगा वो सैटेलाइट, कंप्यूटर को भेजता रहेगा। कंप्यूटर क्या करेगा कि किसी भी जगह में परसेंटेज चेंज ज्यादा दिखा, जैसे मान लो कि किसी जगह रोज जो है ऑन एन एवरेज 10 आदमी निकल रहे होते हैं, 15 जानवर, 15 गाड़ियां निकल रही होती हैं, और एकदम से किसी दिन 1000 गाड़ियां निकल गई या 2000 आदमी निकल गए, तो परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा है। तो फिर वो सैटेलाइट फिर वहीं फोकस कर रहा होगा, और वहीं फोकस कर रहा होगा तो उस जगह पे नजर बनाए रखेंगे वो उस सैटेलाइट की मदद से। जैसे हमें एटम बम का परीक्षण करना था पोखरण में, तो फिर क्या है कि पोखरण एक रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर आसानी से तो कुछ लोग जा नहीं रहे होते, मतलब कुछ ऊँट होते हैं, कुछ आदमी होते हैं, लेकिन जब हम परीक्षण कर रहे होंगे तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही होंगी, बहुत सारे आदमी जा रहे होंगे, तो अमेरिका के सैटेलाइट की रेंज में ना आ जाए हम, इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह से किया गया। ये जो हमने पोखरण परीक्षण किया, हम बगैर सैटेलाइट की नजर में आए पोखरण परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद अमेरिका को पता चलने दिया स्पाई सैटेलाइट होने के बावजूद भी, यानी परसेंटेज चेंज ज्यादा ना दिखे, इसलिए हर वक्त चेंज उतना बनाए रखा। और जब जब ये सैटेलाइट जैसे यहां से जा रहा है, तो अभी ये अर्थ के इस पोर्शन पे नजर बनाए रखे हुए हैं, यहाँ पे सैटेलाइट है, अभी वो यहाँ नहीं देख रहा, थोड़ा सा आगे गया तब उसने यहाँ देखा। तो जितनी देर के लिए ये पोर्शन सैटेलाइट से फ्री रहेगा उतनी देर के लिए काम किया, और फिर काम नहीं किया। जैसा आपने पोखरण मूवी में भी देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए सैटेलाइट नहीं है, फिर उन्होंने काम किया, फिर वापिस कवर कर दिया। उस तरह से स्पाई सैटेलाइट को धोखा देने में कामयाब रहे, और फिर हमने सफलतापूर्वक एटम बम का परीक्षण किया। तो कुल मिलाकर मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट 3 चाहिए। टाइम पीरियड का वैल्यू 84.6 मिनट आया, और टी स्क्वायर का जो हमने फॉर्मूला याद रखा हुआ था उसका भी यूज यहां पर कर लिया अपन ने। कैपिटल एम जो है वो जिसके अबाउट चक्कर काट रहा है उसका मास है ना। तो यह है स्पाई सैटेलाइट। नेक्स्ट सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से स्पष्ट है, जियो स्टेशनरी, अर्थ से देखने पर हमें स्टेशनरी नजर आए, यानी जब हम देख रहे हैं अर्थ से, और अगर मान लो हमें सैटेलाइट दिख रहा है तो वहीं का वहीं नजर आए। तो जियो स्टेशनरी, अर्थ से देखने पर स्टेशनरी नजर आए। चक्कर वो भी काट रहा है,
लेकिन किस तरह चक्कर काट रहा है, जितना अर्थ का टाइम पीरियड है उतना ही अगर उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है तो दोनों एक ही टाइम पीरियड के साथ साथ चक्कर काटते रहेंगे, तो अर्थ से देखने पर वो स्टेशनरी नजर आ रहा होगा, इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट का यूज़ हम जासूसी करने में करा देते हैं, लेकिन हमें जैसे मौसम संबंधी जानकारी चाहिए, कोई टीवी चैनल वगैरह चलाने के लिए सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पूरा करेंगे। क्योंकि जैसे हमने इंडिया ने अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजा, तो हम चाहेंगे कि वो हमेशा हमारे ऊपर वाली स्थिति पे बना रहे, तो हमारे ऊपर वाली स्थिति बना रहेगा तो हर वक्त हमको सिग्नल मिलते रहेंगे। अगर हम स्पाई सैटेलाइट का यूज़ करेंगे तो 1 घंटे बाद ही तो सामने उधर की तरफ पहुंच जाएगा, तो फिर हम उस सैटेलाइट का यूज़ हम कैसे करेंगे। हम मौसम संबंधी जानकारी, हमें हमारे मौसम की जानकारी चाहिए, किसी और देश की जानकारी नहीं चाहिए, तो फिर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इन कामों में यूज़ कर रहे होते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या विशेषता होनी चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के अबाउट अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे यानी 24 इंटू 60 इंटू 24 आवर में 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड यानी 86,400 सेकेंड। इतना टाइम पीरियड जो है उसका होना चाहिए, यानी 24 घंटे में सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा काटना चाहिए। और इसके अलावा जो है टाइम पीरियड जैसे अपने को पता है, तो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर चक्कर काट रहा होगा, तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी कैपिटल एम इंटू आर क्यूब। अब इसमें टी पता है हमको, तो इससे हम आर पता लगा सकते हैं। यहाँ टी की जगह क्या डाल दें अपन, टी की जगह डाल दें 86,400 सेकेंड में कन्वर्ट किया अपन ने 24 घंटे को, तो इससे अपन आर की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ से आर कितना मिला। तो इससे आर बराबर आ जाएगा 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस का 6.6 टाइम्स, है ना। और अगर अर्थ की सरफेस से हाइट देखना चाहें, जैसे ये है आर ई और ये है एच, तो आर बराबर हो गया आर ई प्लस एच। तो अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी बनी ये निकालना चाहें, तो अभी आर बराबर निकाला अपन ने 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ बराबर यहां से 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ तो आ गया, और आर बराबर क्या लिख सकते हैं वहां से आर ई प्लस एच। तो यहां से एच बराबर कितना आ गया 5.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस डाल दें तो 5.6 टाइम और 6400 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा लगभग कितना, ये आ जाएगा लगभग 36,000 किलोमीटर। यानी ये सैटेलाइट पृथ्वी की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहे होते हैं। स्पाइस सैटेलाइट तो अर्थ की सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर ही थे, लेकिन जियो स्टेशन सैटेलाइट का तो काम ही 24 घंटे में चक्कर काटना है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला फॉर्मूला बताता है कि आर बढ़ाओगे तो टी बढ़ता जाएगा, तो टी को हमें 24 घंटे तक ले जाना है, लगभग 2 घंटे से 24 घंटे पे, तो इसका मतलब आर को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो आर 36,000 किलोमीटर होता है। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हम इतना पोर्शन कवर कर लेते हैं इस तरह से। किसी को लगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जैसे यहाँ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसने इंडिया के ऊपर ऐसे चक्कर काट रहा है, ये हिस्सा कवर कर लिया, और यहाँ वाला जो है वो इसने ये वाला कंट्री कवर कर लिया, इस तरह से यहाँ वाले ने इधर वाला कवर कर लिया। तो ये वाले पोर्शन का क्या है, ये वाले पोर्शन का, तो यहाँ तो वैसे भी कोई कंट्री नहीं है, यहाँ तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ तो आइसी आइस वाला पोर्शन है। इनको तो वैसे भी जो है टीवी चैनल वगैरह के लिए या मौसम की जानकारी के लिए सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस कारण से वहाँ तक सिग्नल नहीं भी जा रहा है अगर इसका, तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो यह है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसकी क्या 3 विशेषता होती है वो देखते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशन की बात करें अपन कि क्या क्या कंडीशन उसकी होनी चाहिए, तो देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में उसको अर्थ के चारों तरफ जब चक्कर काटना है, तो चक्कर काटने के दौरान उसको जो mv²/r फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, वो अर्थ के कारण लगने वाला Gm1m2/r² वाला फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। तो अगर ये सैटेलाइट जो चक्कर काट रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो अपन ने यहाँ कहीं है जैसे मान लो, और यूं चक्कर कटाना चाहते हैं अपन, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, कैसे चक्कर कटा पाए अपन इसको। तो देखो इस पर अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये फोर्स जो लगेगा इसको Gm1m2/r², वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही लग रहा होगा। उस फोर्स का ये कंपोनेंट तो इसको चलो mv²/r प्रोवाइड कर देगा, लेकिन फोर्स का ये कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा, तो ये कंपोनेंट कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस कारण से सैटेलाइट यूं चक्कर काटने की जगह यहाँ पर ऐसे चक्कर काट रहा होगा इस तरह से, और यहाँ से वेलोसिटी गेन कर लेगा तब नीचे आएगा। अब इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, तो अर्थ के चारों तरफ ये यूं चक्कर काटते हुए फिर ऐसे नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहा होगा।
तो फिर ये जियो स्टेशनरी तो रह ही नहीं पाएगा। अगर इसे जियो स्टेशनरी रहना है तो क्या होना चाहिए, इसे हर वक्त अर्थ के साथ साथ चक्कर काटता रहे, पर ऐसे ऊपर नीचे ना आ जाए, ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे ना आ जाए। तो इसके लिए फिर क्या होना चाहिए, इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगना चाहिए। और वो तब पॉसिबल है जब ये जो सर्कल है उसका सेंटर और अर्थ का सेंटर एक जैसा बने। तो दोनों का सेंटर एक जैसा बने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन अर्थ के लिए इक्विटोरियल प्लेन बनाना चाहें तो इक्विटोरियल प्लेन उसे कहेंगे जहां से इक्विटोरियल लाइन पास हो रही वाला प्लेन। तो ये इक्विटोरियल प्लेन है ऐसे इस तरह से। तो इस इक्विटोरियल प्लेन में अगर सैटेलाइट चक्कर काट रहा हो तो क्या होगा, इस सैटेलाइट पर लगने वाला जो फोर्स है सारा का सारा वो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा होगा। और उस स्थिति में क्या होगा, फिर ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं आ रहा जा रहा होगा, ये अर्थ के साथ साथ रोटेट होता जाएगा। अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा से, तो ये भी अर्थ के साथ साथ इस तरह से रोटेट होता जाएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन है, कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सेम एज इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। इक्विटोरियल प्लेन का मतलब वो प्लेन जो इक्विटोरियल लाइन से पास हो रहा है। तो ये हो गया इक्विटोरियल प्लेन। तो इसका सर्कल का जो सेंटर है वो अर्थ का सेंटर अगर है तो इसका मतलब सारा फोर्स ही क्या काम आ रहा होगा, सिर्फ चक्कर कटाने में। अदरवाइज अगर यहां कहीं होगा तो फिर क्या है, फिर इसके सर्कल का सेंटर अर्थ का सेंटर सेम नहीं है, तो फिर ये इस तरह से चक्कर काट रहा होगा। तो कंडीशन में पहली कंडीशन ये, दूसरी तो अपन देख भी चुके थे पहले, टाइम पीरियड इज 24 आवर, यानी इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, तभी हर वक्त ये इसके ऊपर ही दिखाई देता रहा होगा। ये चक्कर काटता रहे तो हर वक्त ये इसके ऊपर दिखाई देता रहे। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा हो। और तीसरा आखिरी, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट इज सेम एज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जैसे 24 आवर तो टाइम पीरियड है इसका, लेकिन मान लो ये तो इधर घूम गया और वो उधर घूम गया, तो फिर ये इसके ऊपर कहां बना रहा, तो इसके ऊपर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या हो, सेम हो। तो तीन कंडीशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, एक कि सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए, और तीसरा कि जो प्लेन ऑफ रोटेशन हो वो इक्विटोरियल प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट में जैसे सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो उसका मास m नोट है, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस m नोट पर, ये जो ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है इस पर m नोट पर अर्थ के सेंटर की तरफ जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा g, अर्थ का मास इस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन r स्क्वायर। इस सरफेस से कॉन्टेक्ट में है तो इधर की तरफ कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और किसी वेलोसिटी v से चक्कर काट रहा होगा। तो वेलोसिटी v क्या है, सैटेलाइट अगर r रेडियस से चक्कर काट रहा है तो √gm/r। अब ये सैटेलाइट सर्कल में चक्कर काट रहा है अगर, तो इसके साथ साथ ये वाला मास भी सर्कल में चक्कर काट रहा है, तो इस सर्कल में चक्कर काट रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इसको क्या प्रोवाइड करा देगा, mv²/r। तो gm1m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस n इक्वल टू mv²/r। अब n की वैल्यू निकालें अपन यहां से, तो कितनी बनी n की वैल्यू, तो gm m0 अपॉन r स्क्वायर माइनस n बराबर m/r और इंटू v स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं यहां से, ये कितनी है gm/r। तो इससे ये m0 मास जो चक्कर काट रहा था उसका मास, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू आ गई 0। n बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू जी इफेक्टिव, तो m इंटू जी इफेक्टिव लिखे तो m इंटू जी इफेक्टिव 0, माना जी इफेक्टिव जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब वेटलेसनेस की स्थिति हो गई, यानी जैसे कोई व्यक्ति वेइंग मशीन पे खड़ा हो उसका रीडिंग 0 आ रहा हो नॉर्मल रिएक्शन का, उसे कहेंगे वेटलेसनेस की स्थिति। तो ऐसे ही सैटेलाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां जी इफेक्टिव 0 आ रहा होगा। तो जी इफेक्टिव 0 आने से क्या हुआ, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना नीचे ग्रेविटी कारण जाता है, जैसे हमने खाना खाया तो नीचे की तरफ ग्रेविटी कारण जा रहा है। अब वहां सैटेलाइट में अगर कोई है और वहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, जी इफेक्टिव ही 0 है, तो जिस चीज को जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। तो अगर हमें आगे की तरफ जाना हो तो उसी सैटेलाइट में हैंडल वगैरह लगे होते हैं कि हैंडल को धक्का दे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना जो ऐसे हैं वो ऐसे रहेगा, जो ऐसे हैं वो ऐसे रहेगा। तो यहां हम जमीन पे जैसे चल रहे हैं वाली स्थिति नहीं है। तो खाना जो है
वो पेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है। जैसे कोलगेट की पेस्ट आप कर रहे हो तो उस फॉर्म में लेके जाना पड़ता है और जबरदस्ती निकल रहे होते हैं। हालांकि आजकल तो इतना खोज हो गया है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी वगैरह जनरेट कर ली जाती है और उसका यूज किया जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल स्थिति में तो सेटेलाइट में जो है वेटलेसनेस की स्थिति होती है, यानी जी इफेक्टिव जो है वो 0 होता है। अच्छा, इसी में एक छोटा सा सवाल ये कि जैसे मान लो कि दो मास जो हैं वो इस तरह से बंधे हुए हैं और चार्ज क्यू है, तो दोनों का एंगल थीटा सेम है। अब इसको अगर अपन सेटेलाइट में ले गए तो क्या होगा, सेटेलाइट में ले गए तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो एम जी तो लगेगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये दोनों जो एल लेंथ की स्ट्रिंग से या अर्थ पे थे सेटेलाइट में, वो ऐसे हो जाएंगे इस तरह से। अब सेटेलाइट में ऐसे हो जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहा नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स GM1m2/2L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जी इफेक्टिव का यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वेटलेसनेस इन सेटेलाइट। तो एग्जांपल ये है कि अर्थ पे हमने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया ए, और एक मास सैटेलाइट यहां पर है, अर्थ के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर है ये सैटेलाइट। तो अभी ये पॉइंट ए के जस्ट अबव है, इसी के ऊपर है ना, अर्थ यहां है तो उसके ऊपर अभी ये ऐसे चक्कर काट रहा है इसके चारों तरफ। ये टॉप व्यू है इसका ऊपर से देखने पर। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड 2 आवर है और अर्थ का टाइम पीरियड तो आप जानते ही हो अपनी एक्सिस पर 24 आवर है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ये बताना है हमें फाइंड टाइम व्हेन सैटेलाइट विल बी अबव पॉइंट ए अगेन, दोबारा से पॉइंट ए के ऊपर कब आएगा। अब दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, इस कारण से ये तेजी से चला जाएगा सैटेलाइट, और ये जो अर्थ है वो उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम है, तो इस कारण से अभी तो ये इसके ऊपर है, दोबारा से कब इसका ये इसके ऊपर पहुंच रहा होगा। अच्छा, ये ना इसकी सेंस ऑफ रोटेशन बना रखा है अपन ने अर्थ का, जैसे इधर की तरफ, लेकिन क्वेश्चन में इसका सेंस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है कि ये सैटेलाइट किधर की तरफ घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर घूम रहा हो सकता था या इधर घूम रहा हो सकता था। तो ये किधर की तरफ घूम रहा है, हमें दोनों केस लेकर के सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि किधर घूम रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड बताया हुआ है। तो दोनों केस के लिए सोल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे पहले सेम सेंस वाला देख लेते हैं कि मान लो ये इधर की तरफ ही रोटेट कर रहा है। तो देखो जैसे अभी चलना ही शुरू हुआ तो ये तो हल्का सा आगे किसका, अर्थ का ये वाला पॉइंट है, अर्थ पे जो पॉइंट है सिलेक्ट रखा है अपन ने, ये तो हल्का सा आगे किसका, उतनी देर में सैटेलाइट थोड़ा ज्यादा आगे चला जाएगा। जैसे मान लो 1 घंटे में बात करें तो 1 घंटे में ए यहां पहुंचा इस जगह पर, लेकिन सैटेलाइट तो 2 घंटे टाइम पीरियड है, तो 1 घंटे में तो जस्ट इधर की तरफ पहुंच जाएगा। अब जब 2 आवर्स बीत चुके होंगे तो 2 आवर्स में ये घूम करके यहां आ गया होगा और ए थोड़ा आगे चला गया होगा यहां पर। तो ये ठीक ए के ऊपर कब आएगा ये हमें पता लगाना है। तो अब थोड़ी सी देर और गुजरेगी 2 घंटे के बाद, तो ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, तब तक ये ए भी कुछ आगे खिसक जाएगा, और मान लो वो नई पोजीशन जहां पर ए के ऊपर जब सैटेलाइट आया वो ये वाली है, तो ये वाली है अगर, और वहां तक में अगर ये कुछ एंगल थीटा से घूम गया, कौन, पॉइंट ए यहां से आया माना थीटा एंगल से घूम गया, तो बताओ सैटेलाइट कितने एंगल से घूम गया। सैटेलाइट एक चक्कर तो पूरा काटा है, यानी 2 पाई और प्लस थीटा। तो हमने मान लिया माना टी टाइम बाद सैटेलाइट ए के ऊपर आया, माना यहां से ये पूरा चक्कर काट कर यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है वो स्मॉल टी टाइम है। तो स्मॉल टी टाइम में हमें वो जो टाइम पता लगाना था, फाइंड टाइम, तो मान लिया अपन ने कि वो जो टाइम है वो माना कि टी है, लेट इट इज टी, हमने ऐसा मान लिया। तो उस टी टाइम में अर्थ कितने एंगल से घूमी, थीटा ऑफ अर्थ, अर्थ कितने एंगल से घूमी, तो अर्थ घूमी है थीटा एंगल से। अब थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन यहां दोनों का टाइम पीरियड तो फिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब हाफ अल्फा टी स्क्वायर 0 हो गया, तो थीटा बराबर क्या बना, ओमेगा टी। तो थीटा बराबर लिख दें अपन यहां पर ओमेगा अर्थ इंटू टी, और ओमेगा अर्थ को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बाय टी अर्थ और इंटू टी। और ऐसे ही थीटा सैटेलाइट लिखना चाहें तो बताओ सैटेलाइट कितना एंगल से घूम गया, तो सैटेलाइट जो है एक चक्कर तो पूरा कटाया 2 पाई और इसी डायरेक्शन में थीटा, तो थीटा सैटेलाइट बराबर कितना हो गया, 2 पाई प्लस थीटा बराबर ओमेगा सैटेलाइट इंटू टी, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बाय टी सैटेलाइट और इंटू टी। अब देखो हमें स्मॉल टी निकालना था, स्मॉल टी निकालना था, तो ये थीटा में तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, टी निकालना है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, एक थीटा और एक टी, तो इन दोनों को सेपरेट कर दें, तो 2 - 1 कर दिया अपन ने। तो 2 - 1 किया तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, और यहां से कितना आ गया 2 पाई इक्वल टू, और यहां से कितना बन गया 2 पाई टी तो कॉमन आ गया, और कितना बच गया 1/2 - 1 किया है तो 1/2
टी सैटेलाइट माइनस 1 टी अर्थ, इसमें ले डाल दो, टी से टी कैंसिल हो गया, तो टी से टी कैंसिल होने के बाद क्या बचा रहेगा यहाँ पे, ये 2 - 1 जब किया अपन ने तो ये बच गया अपने पास 2 पाई, और 2 पाई कैंसिल होने के बाद 1 इक्वल टू टी इंटू और 1 टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 2 आर और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आर, और यहां से ये कितना हो गया 24, और ये हो गया इधर की तरफ 12 - 1 यानी 11, और उधर 1 चल ही रहा है, तो टी बराबर कितना आ गया 24/11 आर। एक टाइम तो आ गया, कब, जब रोटेशन जो है वो सेम सेंस में हो, सेम सेंस ऑफ रोटेशन, तो सेम सेंस में अगर रोटेट कर रहा हो। अब मान लो एक और केस, सैटेलाइट उधर घूमने की जगह इधर घुमा होता, अर्थ तो उधर ही घूम रही है लेकिन सैटेलाइट इधर की तरफ घुमा होता, फिर क्या होता, मान लो कि नया पोजीशन, नया एंगल कुछ थीटा बन रहा है, ये थीटा डेफिनेटली इस थीटा से डिफरेंट है क्योंकि इस बार अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये घूमकर जब यहां से यहां पहुंचा सैटेलाइट, यहां से सैटेलाइट घूम करके यहां पहुंचा, तब अर्थ यहां से यहां आई, तो देखो अगर अर्थ घूमी थीटा एंगल से, तो बताओ सैटेलाइट कितने एंगल से घूमा, 2 पाई माइनस थीटा से, तो यहाँ 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू तो यही बनी रहेगी। अब 2 पाई माइनस थीटा आया तो थीटा गायब करने के लिए दोनों को इस बार ऐड कर देंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 + 1 यानी 13, तो दूसरा टाइम क्या हो जाएगा 24/13 आर। इस तरह से 2 टाइम पॉसिबल है, अगर हमें सेंस ऑफ रोटेशन नहीं दिया है तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से टाइम निकाल करके देख लिया। केपलर्स लो, तो ग्रेविटेशन में केपलर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और अपने कोर्स में क्या है कि सिर्फ इसके 3 ही नियम है केपलर्स के, तो इसलिए अपन छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे, बस 3 नियम। अदरवाइज जो आगे जाकर के फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन में केपलर्स ने बहुत सारी नियम वगैरह मतलब बातें बता रखी है, तो जो ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ेगा वो केपलर के बारे में ज़्यादा पढ़ रहा होगा। वैसे फिजिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर जो है ना वो ग्रेविटेशन का माना जाता है, लेकिन अपने कोर्स में छोटा सा पोर्शन है उसका, इसलिए अपने लिए तो जो है केपलर थोड़ी सी देर आकर के रह जाएगा बस। अदरवाइज आगे जाकर के जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में ग्रेविटेशन में देखेंगे वो केपलर के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। केपलर की जब डेथ हुई उसके बाद में न्यूटन पैदा हुआ, बहुत सारी बातें केपलर ने जो बताई, वो कुछ बातें तो ऐसी थी जो लोगों को पता ही नहीं लगी, समझ में नहीं आई, फिर न्यूटन ने चीज़ों को थोड़ा इजी वे में बताया, तब पता लगा कि कुछ बातें तो केपलर ने पहले ही बता रखी हैं। तो केपलर के 3 नियम अपने कोर्स में हैं, उसको देखें अपन। सबसे पहला नियम केपलर्स लॉ में फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ जो हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मैथमेटिकल क्वेश्चन अपने कोर्स में इन सर्कुलर ऑर्बिट ओनली वाले ही हैं, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए है कि भाई सैटेलाइट, ये जो जितने भी अर्थ और वगैरह जो भी सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं प्लैनेट, वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर काट रहे होते हैं। हालांकि हम कैलकुलेशन के लिए चाहें तो सर्कुलर ऑर्बिट वाली थ्योरी से भी लगभग कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट डिफरेंस है सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के लिए, प्लूटो के लिए अराउंड 3% के आसपास डिफरेंस है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस में 3% के डिफरेंस को अगर अपन नेग्लेक्ट कर दें तो सर्कुलर ऑर्बिट की तरह से ही पूरी की पूरी थ्योरी हो जाएगी, है ना। तो अभी अपन केपलर्स लॉ के 3 पार्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, पहला पार्ट क्या कि सन के चारों तरफ जिस भी प्लैनेट है वो इलिप्स यानी इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काट रहे होते हैं। दूसरा टाइम पीरियड क्या देखा निकाला अपन ने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, टी स्क्वायर बराबर 4π² GM इंटू r³ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए अब r, वो जो r³ वहां निकाला था वो r सर्कुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस कांस्टेंट थी, और उस r की बात करें अगर अपन तो वो r तो यहाँ लगातार बदल रहा होगा, ये जो r वाली डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रही होगी, लेकिन टाइम पीरियड तो कांस्टेंट आता है। सन के चारों तरफ अर्थ को चक्कर काटना है तो एक फिक्स टाइम में एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लेता है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो कांस्टेंट आता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम। तो केपलर ने बताया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो a³ के प्रोपोर्शनल होता है, जहां a सेमी मेजर एक्सिस है ना, r नहीं है, r नहीं है, r तो लगातार बदल रहा है, ये क्या है a सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, आंसर जो आया है इसका टाइम पीरियड का, जब प्रोपोर्शनलिटी करके इसी कैलकुलेशन जो देखी गई तो आंसर जो देखा गया इसका, यह आंसर सर्कुलर ऑर्बिट जैसा ही आंसर है, बस वहां सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल आती है और यहां सेमी मेजर एक्सिस आती है। तो ये लाइन
इसके नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी आपके लिए ध्यान रखना आसान है, इसलिए ध्यान रख सकते हो कभी पूछे तो, कि बताओ इलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम पीरियड का आंसर क्या। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी कैपिटल एम मतलब जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है उसका मास, और इनटू ए क्यूब। ध्यान दें ये ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, ये आर अलग है, ये आर नहीं है ना, ए आप जानते हैं इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस, तो ये जो ए है वो सेमी मेजर एक्सिस है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए अगेन, ये लाइन भी कोर्स में नहीं है, अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट की एनर्जी टाइम पीरियड ये सब कोर्स में नहीं है, पर कभी पूछ ले तो सर्कुलर ऑर्बिट जैसे आंसर, इसलिए हमारे लिए याद रखना आसान होगा, इसलिए ध्यान रख सकते हैं कभी पूछे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट का वैल्यू, वहां क्या था सर्कुलर ऑर्बिट में भी अपन ने जब निकाला, -gmm/2r, यहां पे -gmm/2, r का नाम क्या, ए क्या, सेमी मेजर एक्सिस। तो नया याद ही नहीं रखना पड़ा, इसलिए हमको ये याद रखने में कोई समस्या नहीं है, बस इतना सा काम करना है कि जहां आर था वहां ए आया है और ए का नाम सेमी मेजर एक्सिस है। ये है इसके दो लो। अब लिखते हैं, देखते हैं तीसरा लो। और तीसरा नियम जो है केपलर्स में वो ये है कि रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रेस्पेक्ट टू सन स्वीप सेम एरिया इन सेम टाइम इंटरवल। केपलर ने ऐसा बताया कि जैसे सन है और इसके चारों तरफ अर्थ अगर काट रही है, और अर्थ 12 बजे यहाँ है और 12:01 पर यहाँ पर है, तो इस 1 मिनट में इस रेडियस वेक्टर ने जो एरिया बनाया है उसे अगर अपन DA1 कहें, और इस 1 मिनट का इंटरवल 12 से 12 1, अब मान लो 5 बजे अर्थ यहाँ पर है और 5:01 पर यहाँ पर है, तो इस 1 मिनट के टाइम इंटरवल में अर्थ के इस रेडियस वेक्टर ने जो एरिया बनाया है, एरिया वेक्टर, वो DA2 है। तो DA1 और DA2 दोनों बराबर होंगे, है ना। जैसे ये इलिप्टिकल पाथ है और ये सन है और ये अर्थ है भी यहाँ पर, थोड़ी देर बाद अर्थ यहाँ पर है, तो 1 मिनट का टाइम इंटरवल या 10 सेकंड का या जितनी भी देर का टाइम इंटरवल लेना चाहो, तो कुछ टाइम इंटरवल लिया अपने डेल्टा T, और उसमें जो एरिया बना ये है डेल्टा A, या इसको डेल्टा A1 और डेल्टा T1 कहते हैं। और जब अर्थ यहां पहुंची और उतना ही टाइम इंटरवल लें, सेम वही डेल्टा T लें, डेल्टा T2 बोल दूं उसको, लेकिन डेल्टा T वही लें, और उतने टाइम में जो ये एरिया बना है ये वाला, उसको अगर अपन डेल्टा A2 बोलें, तो केपलर ने बताया कि टाइम इंटरवल अगर सेम है, यानी डेल्टा T1 बराबर डेल्टा T2 है अगर, तो डेल्टा A1 बराबर डेल्टा A2 होगा, यानी सेम टाइम में सेम एरिया स्वेप किया जाएगा। तो ये यहां पर अर्थ जिस टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में और T4 माइनस T3 टाइम इंटरवल अगर सेम है, तो जो एरिया स्वेप किया गया है DA1 DA2 वो सेम होगा। अब इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, केपलर ने तो ऐसा बताया, पर अपन मैथमेटिकली, न्यूटन ने बाद में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिए, तो न्यूटन ने जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिए वो तो केपलर के बाद दिए। केपलर जब मर गया था उसके लगभग 13 साल बाद न्यूटन पैदा हुआ था, तो न्यूटन ने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दिए, तब तक तो इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन बाद में इसको न्यूटन ने ऐसे लिख दिया कि इसको ऐसे लिख दें, जैसे P1 V1 बराबर P2 V2, तो PV बराबर कांस्टेंट, ऐसे ही DA1/DT1, मान लो इसको DT1 नाम दूं, और DA2/DT2, यानी यहां से लिखें, जैसे इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डेल्टा A1/डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा A2/डेल्टा T2। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम टाइम इंटरवल है तो सेम एरिया स्वेप किया गया। अब इसको छोटे चेंज के लिए लिखना चाहें तो DA/DT बराबर कांस्टेंट, तो DA/DT बराबर कांस्टेंट हो गया जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का फॉर्म निकाल लिया तब। अदरवाइज तो उसने क्या बोला कि रेडियस वेक्टर, ये क्या है, रेडियस वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर का मतलब यह है कि जैसे सन, ये अर्थ और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये है रेडियस वेक्टर। और टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो अब ये रेडियस वेक्टर ये वाला हो गया, और एरिया स्वीप जो किया गया वही वाला हो गया। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप किया जाएगा, ये केपलर का तीसरा नियम। अब जो केपलर का तीसरा नियम था, क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप किया जाएगा, यानी डेल्टा T अगर दो जगह सेम है तो उसका जो डेल्टा A है वो सेम बनेगा। वो केपलर ने जो बताया, न्यूटन ने कहा कि इसको ऐसा करो ना, ऐसा लिखो, डेल्टा A1/डेल्टा T1 बराबर डेल्टा A2/डेल्टा T2, या DA/DT बराबर कांस्टेंट। उसने कहा मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख दो। और फिर न्यूटन ने ही इसको कैसे प्रूव किया, उसने कहा कि भाई देखो, इसका पहले तो DA लिख दो। अब बहुत छोटे से टाइम DT के लिए ये जो रेडियस वेक्टर है, क्या हम उन दोनों को सेम ले सकते हैं, ये R और हल्का सा चेंज आया R+dr, पर DT बहुत छोटा है, तो क्या हम इसको भी R ही ले सकते हैं। तो हमने इसको भी R ही ले लिया, तो ये ट्राइंगल बन गया। अभी जो ट्राइंगल बना है ये वाला, इसका एरिया कितना लिख सकते हैं अपन ट्राइंगल का, DA बराबर
हाफ आर इंटू ये वाला साइड, ये कितना हो गया आर डी थीटा। तो ये बन गया अपने पास एरिया हाफ आर स्क्वायर और इंटू डी थीटा। और यहां से अगर डी ए बाई डी टी निकालें तो डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा, ये हो गया हाफ आर स्क्वायर और इंटू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाई डी टी का नाम क्या हो गया ओमेगा, तो ये बन गया अपने पास ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये बना अपने पास डी ए बाई डी टी। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 जो बना ना ये, इसको एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर देते हैं। तो एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड किया तो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई एम ओमेगा आर स्क्वायर और बाय 2m। तो जो डी ए बाई डी टी बना है वो है एम ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं अपन, पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम लिख रहे होते हैं एम वी आर और वी को ओमेगा लिखें तो एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये जो एम ओमेगा आर स्क्वायर है इसका नाम क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ गया एल अपॉन 2m के। तो डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू बनी है वो बन गई एल अपॉन 2m। डी ए बाई डी टी बराबर एल अपॉन 2m। अब देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम बना है इसकी वैल्यू की बात करें, जैसे अर्थ किसी भी इंस्टेंट पर घूमते घूमते यहां पहुंची है तो सन के कारण इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर जो सन के कारण लग रहा है उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो क्या वो सन से पास हो रहा है। अब वो सन से पास हो रहा है तो बताओ टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ अबाउट सन, ये कितना है ऑन अर्थ अबाउट सन। अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कितना आया वो है 0, क्योंकि अर्थ कहीं पर भी हो पीछे बढ़ाने पर फोर्स हमेशा सन से पास हो रहा होगा। अब अगर टॉर्क 0 है तो डीएल बाई डी टी 0 है और डीएल बाई डी टी 0 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आया कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन इज कांस्टेंट है ना। टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कौन सा कांस्टेंट आ गया, कौन सा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन इज कांस्टेंट। तो सन के अबाउट कांस्टेंट आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब कांस्टेंट आ गया नहीं, एल वाला टर्म कांस्टेंट आ गया। ये एम किसका मास था जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये एम अर्थ का मास। तो एल कैसा कांस्टेंट और एम कैसा कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं। तो एल कांस्टेंट आया और स्मॉल एम जो है वो कांस्टेंट आया, तो इसका मतलब एल बाई 2m कांस्टेंट हो गया। तो जो डी ए बाई डी टी है वो कांस्टेंट हो गया। जैसे dx बाई डी टी को हम वेलोसिटी कहते हैं वैसे डी बाई डी टी को हम एरियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो कैसी आ गई कांस्टेंट। तो न्यूटन ने मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया, जो केपलर ने ऑब्जर्वेशन से बताया था वो न्यूटन ने इस तरह से मैथमेटिकली डी बाई डी टी को एल बाई 2m ले आया और कांस्टेंट के बराबर ले आया। तो ये फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है कि डी बाई डी टी की वैल्यू क्या, वो है एल बाई 2m। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रहा है। सन को हम फिक्स मान रहे हैं, किसी को चलाएंगे एक्चुअली, तो कोर्स में जितना है उतना ही चलाएंगे ना। तो सन जो है उसको हम फिक्स मान रहे हैं और अर्थ जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। और अर्थ की अलग अलग जगह वेलोसिटी अलग अलग रही होगी, है ना। तो अलग अलग जगह वेलोसिटी क्यों अलग अलग रही होगी, क्योंकि अर्थ जैसे जब यहां पर है तो अर्थ पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पीछे बढ़ाने पर सन से पास हो रहा होगा। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट सन जो है वो 0 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। अब एम वी आर जो है वो कांस्टेंट होगा, तो जब अर्थ अलग अलग जगह जा रही होगी तो उसका आर लगातार बदल रहा होगा। तो आर चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो वी है वो भी लगातार चेंज हो रहा होगा, तो स्पीड लगातार चेंज हो रही होगी। एक ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा भी बनना है इसमें आगे जाकर के कि क्या क्या चेंज हो रहा है। तो चूंकि आर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर है इसलिए वी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी चेंज हो रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, एम इंटू माइनस जी एम बाई आर। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज हो रही होगी क्योंकि आर बदल रहा है इस कारण से। उसके अलावा टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, इधर लिख देता हूं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो टोटल समेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग चीजें, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पूछे तो आई बराबर एम आर स्क्वायर में आर बदल रहा है इसलिए जो है आई चेंज हो रहा होगा, तो आई जो है वो चेंज हो रहा है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, आई जो है वो बदल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो रहा है। उसके अलावा एल लिखना चाहें तो एल बराबर आई ओमेगा में एल जो है
वो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है तो, और आई चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो ओमेगा है वो भी चेंज हो रहा होगा, है ना। ये तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में बता दिया। लेकिन अभी इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या है कि अर्थ की डिस्टेंस अलग अलग जगह अलग अलग है, तो अगर आपको दो आर दिए हुए हैं, अच्छा कौन से आर दिए हुए हैं, अर्थ जब सन के सबसे नजदीक होती ना, बिल्कुल पास, तो वो वाली डिस्टेंस जो है वो पेरिजी कहलाती है। आर हर वक्त बदल रहा है, उसमें जब आर मिनिमम होता है यानी अर्थ एकदम पास होती है उसे पेरिजी कहते हैं, और जब अर्थ सबसे ज्यादा दूर वाली डिस्टेंस पर होती है उसे अपन एपोजी कहते हैं। तो उसको मैंने R1 और R2 का नाम दे दिया। अब देखो बाकी जगह तो क्या है कि वेलोसिटी और आर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेकिन जब सबसे कम पास दूर में होगा और जब सबसे कम दूर और सबसे ज्यादा दूर वाली स्थिति में होगा, तो दोनों ही केस में dr/dt जो है वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। तो बाकी जगह तो v और r परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन जब अर्थ सन के सबसे नजदीक और सबसे दूर होगी तब ये वाला एंगल जो है वो कैसा रहा होगा, 90। तो उस वक्त अगर आपको दिया है कि R1 R2 गिवन है, वैल्यू मास ऑफ सन गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, तो आपको पता लगाना है कि जो वेलोसिटी उस वक्त जब सबसे पास होगा तो वेलोसिटी v1 और जब सबसे दूर होगा तो वेलोसिटी v2 की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास जो है दो अननोन है v1 और v2, उसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो क्या दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें, तो पहली चीज टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कैसी रहनी है, कांस्टेंट। तो एक तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें तो कैसे लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल, जैसे यहां और यहां में करना चाहें तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम इंटू v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम इंटू -gm/r1, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम इंटू v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -gm/r2। तो एक तो अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लिया, और दूसरा अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो L बराबर कांस्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, mv1r1 यहां के लिए, अर्थ सन को हमने फिक्स मान करके चला इस दौरान, इक्वल टू mv2r2, और इस दौरान दूसरी इक्वेशन ये वाली होगी। अच्छा कभी किसी और स्थिति के लिए पूछे तो वहां पर फिर mvr साइन थीटा में थीटा भी आ रहा होगा, लेकिन एपोजी और पेरिजी के लिए पूछा है तो उस वक्त थीटा 90 है, साइन 90, इसलिए सिर्फ जो है v1 r1 ही पिक्चर में आए। तो इन दो इक्वेशन से हम ये दो वैल्यू पता लगा करके बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डबल स्टार सिस्टम, ग्रेविटेशन में एक तो सेटेलाइट वाला सवाल, सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल, जिसमें एडिशनल काइनेटिक एनर्जी CO2c, तो C एडिशनल थी, 100% से इंक्रीज किया था टू एस्केप द सेटेलाइट, और V से √2v वेलोसिटी करी थी अपन ने टू एस्केप द सेटेलाइट, है ना, 41.4% चेंज। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और दूसरा ये वाला सवाल डबल स्टार सिस्टम। डबल स्टार सिस्टम क्या है कि ऐसे भी स्टार पाए जाते हैं जो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहे होते हैं, जैसे अर्थ और वगैरह जो भी चक्कर काट रहे हैं अपने सोम मंगल बुध गुरु, ये सब तो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अब ये सारे सभी सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, यानी इनको ग्रेविटेशनल फोर्स सन प्रोवाइड कर रहा है। कुछ ऐसे भी स्टार है जिनका अपना सन नहीं होता, वो क्या है, वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहे होते हैं। जैसे ये जो 2m और m मास है ये d डिस्टेंस पर है, तो जो इनका सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन है उसके अबाउट ये दोनों चक्कर काट रहे होते हैं। ये दोनों स्टार अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो चक्कर काट रहे हैं इसे हम डबल स्टार सिस्टम कहते हैं। ये नेचुरली पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल में ही ऐसा है, ऐसा भी वास्तव में भी होता है। तो क्वेश्चन में हम क्या जानना चाहते हैं कि डबल स्टार सिस्टम में, अब जैसे हमें मास दे दिया, अभी 2m और m दे दिया, ये सवाल रिपीटेडली आता रहता है, तो बस ये मास बदलते रहते हैं, तो उससे सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो निकाल करके नई पोजीशन जहां भी आती है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं और कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो दो बातें हमें बतानी है, एक तो टाइम पीरियड बताना है और साथ में एंगुलर मोमेंटम का रेशो बताना है अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का रेशो। ये सवाल हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ऐसा करें, सेंटर ऑफ मास कहां पर है वो निकालें। तो 2m से कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास, तो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लो मैं इसे ओरिजिन लिखता हूं 0 0, तो ये d डिस्टेंस पर है, तो इसे क्या लिख सकता हूं d, 0। तो x कोऑर्डिनेट निकालें अगर अपन सेंटर ऑफ मास का, y तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट निकाले तो कितना बना, m1x1 2m इंटू 0 प्लस m इंटू d अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3m, यानी कितना हो गया d/3।
तो सेंटर ऑफ मास की जो यहां से डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी आ गई d/3। अब ये अगर d/3 तो ये वाला कितना हो गया 2d/3। तो ये है कॉमन सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है। 2m d/3 रेडियस में चक्कर काट रहा है और m जो है वो 2d/3 रेडियस में चक्कर काट रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब हमें क्या क्या पता लगाना है इस क्वेश्चन में, एक तो इनका टाइम पीरियड पता लगाना है और एक इनका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पता लगाना है। तो मान लो जैसे ये किसी v1 वेलोसिटी से या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और ये v2 वेलोसिटी या ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अगर ये सर्कल में चक्कर काट रहे हैं तो सर्कल में चक्कर काटने के लिए जो रिक्वायरमेंट है mv²/r वो किस तरह से पूरी हो रही होगी, वो 2m और m के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखो 2m पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो m उस पर लगाएगा, वो फोर्स कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। ऐसे ही m पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो 2m उस पर लगा रहा होगा, वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो इसके सर्कल के सेंटर से पास होने वाला फोर्स इसने लगाया इसने है, पर पास तो सेंटर से हो रहा है। और हम यही तो जानना चाहते हैं कि सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स m⍵² प्रोवाइड कर दे। तो पहले इसके लिए लिखता हूं Gm1 m2 अपॉन r²। 2m और m के बीच की सेपरेशन कितनी है d, तो d² इक्वल टू ये 2m को क्या प्रोवाइड कर रहा है m⍵² और इंटू r यानी रेडियस कितनी है d/3। और ऐसे ही इसके लिए लिखें, इसके लिए क्या हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r²। कितना बना r², वही d²। फोर्स तो सेम ही है और वो इसको m⍵² प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे अपने लिख दिया m⍵2²। और कितनी रेडियस में चक्कर काट रहा है 2d/3। अब देखो दोनों जगह से ओमेगा निकाल करके देख लो, या पहले भी इन दोनों को डिवाइड करके देखें अपन, तो इससे अपने को ω1/ω2 का रेशियो पता लग जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन, तो ω1 और ω2 का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये अपन ने दोनों को डिवाइड कर दिया, यही कर देता हूं डिवाइड। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो देखो ये तो कट ही गया, 1 आ गया। यहां से देखना ये है 2m इंटू d/3 और ये भी देखो 2m इंटू d/3। तो जब ये दोनों कट गए तो ω1 बराबर क्या आ गया, ω2 आ गया। और ω1 बराबर ω2 आ गया और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2m से 2m कैंसिल हो गया यहां से और ये इधर चला गया। तो देखो ω1² बराबर कितना बना, ω1² बराबर बना 3g स्मॉल m अपॉन d³। यहां से अपन ω1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ω1 बराबर कितना बन गया √3gm अपॉन d³। ये ω1 आ गया। अच्छा ω1 बराबर ω2 आ गया, तो ये भी बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो कैसा आ गया, सेम। तो t1 बराबर क्या आ गया t2। तो टाइम पीरियड दोनों का सेम, ओमेगा जो है वो सेम। तो ओमेगा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। तो एक तो हमें निकालना था ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, उसके अलावा और क्या निकालना है अपने को, टाइम पीरियड लिखना था, है ना। तो t1 बराबर क्या बना 2π/ω1। तो ये हो गया कितना अपने पास, ये हो गया 2π/ω1 यानी √d³ अपॉन 3gm। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2m अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये रेशियो हमको निकालना था। तो किसके बराबर लिख सकते हैं इसको, I ऑफ m अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा और I ऑफ 2m अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। दोनों ओमेगा सेम, तो ओमेगा तो कट ही गया। I को कैसे लिख सकते हैं, m इंटू r²। तो देखो m का r² कितना बना, m का r²। अपन m और 2m का रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो m ऊपर है तो m इंटू r² यानी कितना 2d/3 का स्क्वायर, mr²। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mr², तो m इंटू 2d/3 का स्क्वायर, और ये कितना 2m इंटू d/3 का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया ये 4 यहां से आया 2 यहां से आया, तो रेशियो कितना आ गया 2। तो जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है वो 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो क्या बनेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ω², तो हाफ Im इंटू ω² और हाफ I 2m इंटू ω²। अच्छा अब इसमें देखो जो ओमेगा है वो तो सेम है, तो कट गया, तो Im अपॉन I 2m बच गया जैसे यहां बचा था। तो रेशियो जो है वो किसके बराबर आ गया 2।
तो जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो सेम आ गया। तो ये सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल, इसमें बस ये क्या है, मास चेंज कर लेते हैं। एक बार यहाँ 5m और m दे दिया, एक बार यहाँ 2m और 3m दे दिया, तो मास चेंज कर दिया तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 से रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकाल करके वो यहाँ डाल देंगे, तो इससे जो भी ओमेगा की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो डबल स्टार सिस्टम जरूर से ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट।